मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज आप वाचन की कड़ी में उपन्यास गोरा के भाग 29 और 30 का वाचन सुनेंगे। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 29 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। छोटे लाट साहब आज पधारेंगे, इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ठीक 10:30 बजे इजलास पहुंच गए, जिससे दिन का काम जल्दी निपटा लें। कॉलेज के लड़कों की ओर से पैरवी करते हुए सात कौड़ी बाबू ने अपने दोस्त को भी बचाने की चेष्टा की। मामले का रुख देखकर उन्होंने समझ लिया था कि अपराध स्वीकार करना ही यहाँ फायदेमंद होगा। लड़के मनचले होते ही हैं, वे अभी निर्बोध हैं इत्यादि दलीलें देकर उनकी ओर से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों को जेल ले जाकर प्रत्येक की उम्र और उसके अपराध के अनुसार 5 से लेकर 25 तक बेंत लगाने की सजा सुना दी। गोरा का कोई वकील न था। खुद अपनी पैरवी करते हुए पुलिस के अत्याचार के बारे में उसके कुछ कहने की शुरुआत करते ही मजिस्ट्रेट ने तिरस्कार पूर्वक उसे रोक दिया और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने के अपराध में उसे 1 मास के कठिन कारावास की सजा सुनाते हुए यह भी कहा कि इतनी हल्की सजा देकर वह विशेष दया दिखा रहे हैं। सुधीर और विनय अदालत में उपस्थित थे। विनय गोरा के मुख की ओर नहीं देख सका, मानो उसका दम घुटने लगा। वह जल्दी से कचहरी से बाहर निकल आया। सुधीर ने उससे डाक बंगले पर लौटकर स्नान भोजन करने का अनुरोध किया, पर वह उसे अनसुना करके मैदान पार करते करते राह में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुधीर से बोला, तुम डाक बंगले लौट जाओ, मैं बाद में आऊंगा। सुधीर चला गया। कितना समय ऐसे ही बीत गया, इसका विनय को होश न रहा। सूर्य शिखर तक पहुंचकर पश्चिम की ओर उतरने लगा था, तब एक गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी। मुंह उठाकर विनय ने देखा, सुधीर और सुचरिता गाड़ी से उतरकर उसकी ओर आ रहे थे। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सुचरिता ने पास आकर स्नेह भरे स्वर में कहा, विनय बाबू चलिए। सहसा विनय ने लक्ष्य किया कि वे राह चलते लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं। जल्दी से वह गाड़ी पर सवार हो गया। सारे रास्ते कोई भी कुछ बात न कर सका। विनय ने डाक बंगले पर पहुंचकर देखा, वहां लड़ाई चल रही है। ललिता इस बात पर अड़ी हुई थी कि किसी तरह वह मजिस्ट्रेट के घर नहीं जाएगी। वरदा सुंदरी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। हरान बाबू ललिता जैसी बच्ची के इस असंगत विद्रोह से क्रोधवश पागल हो रहे थे। बार बार वह कहे जा रहे थे, आजकल के लड़के लड़कियां न जाने क्यों ऐसे बिगड़ रहे हैं। कोई अनुशासन ही नहीं मानना चाहता। अरे गहरे लोगों की संगत में फिजूल बातचीत करते रहने का यही नतीजा होता है। ललिता ने विनय के आते ही कहा, विनय बाबू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके निकट भारी अपराध किया है। तब आपने जो कुछ कहा था मैं कुछ समझ न सकी थी। हम लोग बाहर की हालत बिल्कुल नहीं जानती, इसीलिए ऐसा उल्टा समझ लेती हैं। पानू बाबू कहते हैं कि भारतवर्ष में मजिस्ट्रेट का यह शासन नियति का विधान है। ऐसा है तो फिर इस शासन को तन मन वचन से साथ देने की इच्छा जगाना भी उसी नियति का ही विधान है। हरान बाबू बिगड़कर कहने लगे, ललिता तुम? हरान बाबू की ओर पीठ फेरकर खड़े होते हुए ललिता ने कहा, चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। विनय बाबू किसी की मत सुनिएगा, आज अभिनय किसी तरह नहीं हो सकेगा। जल्दी से वरदा सुंदरी ने ललिता की बात काटते हुए कहा, ललिता तू तो बड़ी अजीब लड़की है। विनय बाबू को आज नहाने खाने भी नहीं देगी। 1:30 बज गया है, उसकी भी तुझे खबर है? देख तो उनका चेहरा कैसा सूख रहा है। विनय ने कहा, हम लोग यहां उसी मजिस्ट्रेट के मेहमान हैं। इस घर में मेरा स्नान भोजन अब नहीं हो सकेगा। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाने की बड़ी कोशिश की, खुशामद भी की। लड़कियों को चुप देखकर उन्होंने बिगड़ कर कहा, तुम सबको क्या हुआ है? सूची, विनय को जरा तुम ही समझाओ ना। हम लोगों ने वादा किया है
इतने लोग बुलाए गए हैं, आज तो किसी तरह निभाना ही होगा, नहीं तो वे लोग क्या सोचेंगे भला, फिर कभी उनके सामने मुंह न दिखा सकेंगे। चुपचाप सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। नदी दूर नहीं थी। विनय स्टीमर घाट की ओर चला गया। स्टीमर लगभग 2 घंटे बाद छूटेगा। कल 8 बजे के लगभग कलकत्ता पहुंच जाएगा। उत्तेजित होकर हरान बाबू विनय और गोरा की बुराई करने लगे। सुचरिता ने जल्दी से कुर्सी से उठकर साथ के कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद ही ललिता ने किवाड़ ठेलकर कमरे में प्रवेश किया तो देखा दोनों हाथों से मुंह ढके सुचरिता बिस्तर पर पड़ी है। ललिता ने भीतर से दरवाजे बंद कर लिए और सुचरिता के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर के बालों को उंगलियों से सहलाने लगी। बहुत देर बाद सुचरिता जब शांत हो गई, तब जबरदस्ती उसके हाथ चेहरे के सामने से हटाकर ललिता उसके कान से मुंह सटाकर कहने लगी, दीदी चलो हम लोग यहां से कलकत्ता लौट चले, आज मजिस्ट्रेट के यहां तो नहीं जा सकते। सुचरिता ने बहुत देर तक इस बात का कोई उत्तर न दिया। ललिता जब बार बार कहने लगी, तब वह बिस्तर पर उठ बैठी और बोली, यह कैसे हो सकता है री, मेरी तो आने की जरा भी इच्छा न थी। जब बाबा ने भेज दिया है, तब जिस काम के लिए आई हूं वह पूरा किए बिना कैसे लौट सकती हूं। ललिता ने कहा, बाबा ये सब बातें कहां जानते थे, जानते तो कभी हमें यहां रुकने को ना कहते। सुचरिता ने कहा, यह मैं कैसे जानूं भला। ललिता, दीदी क्या तू जा सकेगी, कैसे जाएगी भला, फिर बन ठन कर स्टेज पर खड़े होकर कविता सुनानी होगी, मेरी तो जबान कट जाए तब भी बात न निकलेगी। सुचरिता ने कहा, वह तो जानती हूं बहन, लेकिन नरक यंत्रणा भी सहनी ही होती है, अब और तो कोई चारा नहीं है, आज का दिन जीवन भर भूल ना सकूंगी। ललिता सुचरिता की इस बेचारगी पर बिगड़कर बाहर निकल गई। जाकर मां से बोली, मां क्या तुम जा नहीं रही। वरदा सुंदरी ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई, रात को 9 बजे के बाद जाना है। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाने की बात कर रही हूं। वरदा सुंदरी, जरा इस लड़की की बात तो सुनो। ललिता ने सुधीर से पूछा, सुधीर तो तुम भी यहीं रहोगे। गोरा की सजा से सुधीर का मन व्याकुल जरूर था, लेकिन बड़े बड़े साहबों के सामने अपनी विद्या दिखाने का लोभ छोड़ देना उसके वश की बात न थी। उसने कुछ अस्पष्ट सा गुनगुना दिया, जिससे यही समझ में आया कि उसे संकोच तो है, पर वह यहीं रह जाएगा। वरदा सुंदरी ने कहा, गड़बड़ी में इतनी देर हो गई, अब और देर करने से नहीं चलेगा। अब 5:30 बजे तक बिस्तर से कोई उठ ना सकेगा, सबको आराम करना होगा, नहीं तो रात को थकान से मुंह सूख जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने यूं कहकर सबको जबरदस्ती सोने के कमरों में ले जाकर लिटा दिया। सभी सो गए, केवल सुचरिता को नींद न आई और दूसरे कमरे में ललिता भी अपने बिस्तर पर बैठी रही। रह रहकर स्टीमर की सीटी सुनाई देने लगी। जब स्टीमर छूटने ही वाला था और खलासी सीढ़ी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब डेक से विनय ने देखा एक भद्र महिला तेजी से जहाज की ओर बढ़ी आ रही है। उसकी वेशभूषा से वह विनय को ललिता से ही जान पड़ी, किंतु सहसा वह ऐसा विश्वास न कर सका। अंत में ललिता के निकट आ जाने पर जब बिल्कुल संदेह न रहा, तब उसने एक बार सोचा कि शायद ललिता उसे लौटा ले जाने के लिए आई हो, लेकिन ललिता ही तो मजिस्ट्रेट का निमंत्रण न मानने के लिए अड़ी हुई थी। ललिता स्टीमर पर सवार हो गई। खलासियों ने सीढ़ी उठा ली। संकित सा विनय ऊपर डेक से नीचे उतरकर ललिता के सामने आ खड़ा हुआ। ललिता बोली, मुझे ऊपर ले चलिए। विस्मित होकर विनय ने कहा, जहाज तो छूट रहा है। ललिता बोली, मैं जानती हूं, और विनय की प्रतीक्षा न करके सामने की सीढ़ी से ऊपर चली गई। स्टीमर सीटियां देता हुआ चल पड़ा। पहले दर्जे के डेक पर ललिता को आराम कुर्सी पर बिठाकर विनय चुपचाप प्रश्न भरी आंखों से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाऊंगी, यहां मुझसे किसी तरह नहीं रहा गया। विनय ने पूछा, और वे सब? ललिता ने कहा, अभी तक किसी को मालूम नहीं है, मैं चिट्ठी रखकर आई हूं, पढ़ेंगे तो पता लगेगा।
ललिता के इस दुस्साहस से विनय चकित हो गया। सकुचाता हुआ कहने को हुआ, किंतु जल्दी से ललिता ने उसे टोकते हुए कहा, जहाज तो छूट गया, अब किंतु परंतु को लेकर क्या होगा। लड़की होकर जन्मी हूं, इसीलिए चुपचाप सब सह लेना होगा। मैं ऐसा नहीं मानती। हमारे लिए भी न्याय अन्याय और संभव असंभव है। आज के न्योते में अभिनय करने जाने से आत्महत्या कर लेना मेरे लिए कहीं ज्यादा सुखद है। विनय ने समझ लिया कि जो होना था वह हो गया। अब इस काम की अच्छाई बुराई सोचकर मन को उलझाने से कोई लाभ नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने कहा, देखिए, आपके मित्र गौर मोहन बाबू के प्रति मन ही मन मैंने बड़ा अन्याय किया था। न जाने क्यों शुरू से ही उन्हें देखकर, उनकी बात सुनकर मेरा मन उनके विरुद्ध हो गया था। वह बहुत ज्यादा जोर देकर अपनी बात कहते थे और आप सब लोग मानो उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। मुझे यह देखकर गुस्सा आता रहता था। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जब देखती हूं कि कोई बात में या व्यवहार में जोर दिखा रहा है तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। लेकिन गौर मोहन बाबू केवल दूसरों पर ही जोर नहीं दिखाते, अपनों को भी वैसे ही काबू में रखते हैं। यही सच्ची ताकत है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ललिता इस प्रकार बोलती ही चली गई। केवल गोरा के बारे में उसे अनुताप हो रहा हो, इसलिए वह यह सब बातें कह रही हो। बात इतनी ही नहीं थी। वास्तव में उसने जोश में आकर जो काम कर डाला था, उसका संकोच ही उसके मन के भीतर उमड़ आना चाहता था। बार बार यह दुविधा मन में उठ आती थी कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ। विनय के साथ स्टीमर पर ऐसे अकेले बैठे रहना कितने असमंजस की बात हो सकती है। इससे पहले यह वह सोच भी न सकी। लेकिन लज्जा दिखाने से तो यह मामला और भी लज्जाजनक हो जाएगा। इसीलिए वह प्राण प्राण से चेष्टा करके बातें किए जा रही थी। विनय के मुंह से कोई बात ही न निकल रही थी। एक ओर गोरा का दुख और दूसरी ओर इस बात की ग्लानि को लेकर इस आकस्मिक परिस्थिति का संकट सबने मिलकर विनय को मुक्त कर दिया था। पहले कभी ऐसा होता तो ललिता के दुस्साहस पर विनय के मन में तिरस्कार का ही भाव उदित होता, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके मन में जो विस्मय उदित हुआ था उसमें श्रद्धा भी मिली हुई थी। साथ ही एक आनंद भी था कि उनके सारे गुट में गोरा के अपमान के प्रतिकार की, चाहे सामान्य प्रतिकार की भी चेष्टा करने वाले केवल विनय और ललिता ही थे। विनय को तो इसके लिए विशेष कुछ तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ललिता को अपने काम के फलस्वरूप बहुत दिनों तक काफी कष्ट भोगना पड़ेगा। और इसी ललिता को बराबर विनय गोरा का विरोध समझता आया था। विनय जितना ही सोचता रहा उतना ही ललिता के इस बिना नतीजे की बात सोचे साहस करने पर और अन्याय के प्रति एकांत घृणा के भाव पर विनय को श्रद्धा होने लगी। कैसे क्या कहकर वह इस श्रद्धा को प्रकट कर सकता है, कुछ सूझ न सका। उसके मन में बार बार यह बात आने लगी कि ललिता उसे जो साहसहीन और दूसरों का मुंह जोहने वाला कहकर तिरस्कार करती थी वह ठीक ही था। वह तो कभी किसी विषय में भी अपने सब आत्मीय बंधुओं की निंदा प्रशंसा की उपेक्षा करके साहसपूर्ण आचरण के द्वारा अपना मत प्रकाशित नहीं कर सकता। उसने जो कई बार गोरा को कष्ट पहुंचने के डर से अथवा इस आशंका से कि कहीं गोरा उसे कमजोर न समझ ले, अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं किया और कई बार बाल की खाल उतारने वाली दलीलों से अपने को यह भुलावा देने की चेष्टा की है कि गोरा की राय उसकी राय है। आज मन ही मन यह स्वीकार करके उसने ललिता को उसके स्वाधीन बुद्धि बल के कारण अपने से कहीं श्रेष्ठ मान लिया। इससे पहले वह मन ही मन अनेक बार ललिता की बुराई भी करता रहा था। यह याद करके उसे शर्म आने लगी। उसने यहां तक चाहा कि ललिता से क्षमा मांग ले, किंतु कैसे क्षमा मांगे यह वह नहीं सोच सका। ललिता की कमनी स्त्री मूर्ति अपने आंतरिक तेज के कारण विनय की आंखों में ऐसी महिमामयी होकर दिखाई दी कि नारी के इस अपूर्व परिचय से विनय ने अपने जीवन को धन्य माना। अपने सारे घमंड, सारी क्षुद्रता को उसने इस माधुर्य मंडित शक्ति के आगे उत्सर्ग कर दिया। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 29 का वाचन।
इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 30 का वाचन। ललिता को साथ लेकर विनय परेश बाबू के घर पहुंचा। विनय के मन का भाव ललिता के बारे में क्या है, यह स्टीमर पर सवार होने तक ठीक ठीक नहीं जानता था। ललिता के साथ झगड़ा ही मानो उसके मन पर सवार रहता था। कैसे इस मंचली लड़की के साथ सुलह की जा सकती है? कुछ दिनों से तो यही मानो उसकी दैनिक चिंता हो गई थी। सुचरिता ही पहले पहल विनय के जीवन में सांध्य तारक की तरह स्त्री माधुर्य की निर्मल दीप्ति लेकर प्रकट हुई थी। विनय यही समझता था। इसी भाव के अलौकिक आनंद ने उसकी प्रकृति को परिपूर्णता दी है। लेकिन इस बीच और भी तारे निकल आए हैं और ज्योति उत्सव की भूमिका पूरी करके पहला तारा धीरे धीरे क्षितिज के पार चला गया है। यह बात वह स्पष्ट नहीं पहचान सका था। विद्रोही ललिता जिस दिन स्टीमर पर सवार हुई उस दिन विनय के मन में आया, ललिता और मैं एक होकर मानो सारे संसार के प्रतिकूल खड़े हुए हैं। इस घटना के द्वारा और सबको छोड़कर ललिता उसी के पार्श्व में आकर खड़ी हुई है। यह बात विनय किसी तरह नहीं भुला सका, चाहे जिस कारण हो, चाहे जिस उपलक्ष्य से हो। ललिता के लिए विनय आज केवल बहुत से लोगों में मात्र एक नहीं रह गया है। ललिता के पार्श्व में अकेला वही है, एकमात्र वही है। सारे आत्मीय स्वजन दूर हैं, वही निकट है। इसी निकटता का पुलक भरा स्पंदन बिजली चमकाते मेघ की भांति उसके हृदय में गड़गड़ाने लगा। जब ललिता पहले दर्जे के केबिन में सोने चली गई तब विनय अपनी जगह पर सोने के लिए नहीं जा सका। उसी केबिन के बाहर डेक पर जूते उतारकर वह निशब्द पैरों से टहलता रहा। स्टीमर में ललिता पर कोई मुसीबत आने की जरा संभावना न थी, किंतु विनय अचानक मिले अपने इस नए अधिकार का भरपूर अनुभव करने के लोभ से अनावश्यक मेहनत किए बिना न रह सका। गहरी अंधेरी रात, तारों से सजा हुआ मेघ शून्य आकाश, किनारे की तरु श्रेणी मानो रात के आकाश की सघन काली सुनसान दीवार की तरह निश्चल खड़ी थी। नीचे चौड़ी नदी की प्रबल धारा निशब्द बह रही थी। उसी के बीच में ललिता सो रही है और कुछ नहीं। यही सुखद विश्वास भरी नींद ही ललिता ने आज विनय के हाथों में सौंप दी है। विनय ने किसी मूल्यवान रत्न की तरह इस नींद की रक्षा करने का जिम्मा लिया है। माता पिता, भाई बहन कोई वहां नहीं है। एक अपरिचित सैया पर ललिता अपनी सुंदर देह को लिटाकर निश्चिंत सो रही है। निश्वास प्रश्वास मानो उसी निद्रा काव्य को छंदबद्ध करते हुए शांत भाव से आ जा रहे हैं। उस निपुण कबरी की एक लट भी इधर उधर नहीं हुई है। उस नारी मन की मंगल कोमलता से मंडित दोनों हाथ संपूर्ण विश्राम में बिस्तर पर रखे हैं। दोनों कुसुम सुकुमार तलवे मानो किसी उत्सव के अवसान संगीत की तरह अपनी सब रमणीय गति चेष्टाओं को स्तब्ध करके बिस्तर पर सटे हुए रखे हैं। संपूर्ण विश्राम की यह छवि विनय की कल्पना पर छा गई। तारों भरे निशब्द अंधेरे से घिरे हुए इस आकाश मंडल के बीचों बीच ललिता की यह नींद, यह सुडौल सुंदर संपूर्ण विश्राम जैसे सीप में मोती सो रहा हो। आज यह विनय को जैसे संसार का एकमात्र ऐश्वर्य जान पड़ा। मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। विनय के भरे हुए हृदय से यह वाक्य अभय की शंख ध्वनि की भांति उठकर अनंत आकाश में अनिमेष जागृति परम पुरुष की निरववाणी के साथ घुलने लगा। कृष्ण पक्ष की इस रात्रि में एक और बात भी बार बार विनय को कचोट रही थी कि आज की रात गोरा जेल में है। आज तक विनय गोरा के सभी सुख दुख में हिस्सा लेता आया है। यही पहला अवसर है कि ऐसा नहीं हुआ है। जेल की सजा गोरा जैसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, यह विनय जानता था। लेकिन इस मामले में शुरू से अंत तक कहीं भी विनय का गोरा के साथ योग नहीं रहा। गोरा के जीवन की यही एक ऐसी घटना थी जिससे विनय का कोई संपर्क नहीं रहा। दोनों बंधुओं के जीवन की धारा इसी जगह आकर अलग हो गई है। जब फिर मिलेगी तब क्या इस विच्छेद की रिक्ति को भर सकेगी? बंधुत्व की पूर्णता क्या यहां आकर खंडित नहीं हो गई? जीवन का ऐसा अखंड, ऐसा दुर्लभ बंधुत्व
विनय आज की रात एक साथ ही अपने जीवन के एक पक्ष की शून्यता और दूसरे पक्ष की पूर्णता का अनुभव करता हुआ, जैसे प्रलय सृजन के संधि काल में स्तब्ध होकर अंधकार की ओर ताकता रहा। यह बात अगर सच होती कि गोरा की यात्रा में विनय संयोगवश ही साथ नहीं दे सका, अथवा उसके जेल जाने पर दयोग के कारण ही विनय का उस दुख में संभागी होना असंभव हुआ है, तब इनसे उनकी मित्रता को क्षति न पहुंचती। किंतु गोरा जिस यात्रा पर निकला और विनय अभिनय करने गया, यह कोई आकस्मिक घटना न थी। विनय के सारे जीवन की धारा एक ऐसे रास्ते पर आ पड़ी है जो उनकी पहली दोस्ती का रास्ता नहीं है। इसी कारण इतने दिन बाद यह वाह विच्छेद भी संभव हो सका। किंतु अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्य को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा के साथ एक ही अविच्छिन्न रास्ते पर एक मन होकर चलना आज विनय के लिए सत्य नहीं रहा। किंतु गोरा और विनय के चिर जीवन का स्नेह क्या इस राह भेद से ही नष्ट हो जाएगा? विनय के हृदय को इस शंका ने कपा दिया। वह समझता था कि उसकी सारी दोस्ती और सारे कर्तव्य को गोरा एक ही लक्ष्य की ओर खींचे बिना नहीं रह सकेगा। प्रचंड गोरा, उसकी इच्छा कितनी प्रबल होती है। जीवन के सब संबंधों द्वारा अपनी उस एक इच्छा को ही सर्वोपरि रखकर वह यात्रा पथ पर बढ़ता जाएगा। गोरा की प्रकृति को विधाता ने ऐसी ही राज महिमा प्रदान की है। घोड़ा गाड़ी परेश बाबू के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। उतरते समय ललिता के पैर कांप रहे थे और घर में प्रवेश करते समय उसने यत्नपूर्वक अपने को कड़ा कर लिया है। यह विनय स्पष्ट देख सका। झोंक में आकर ललिता ने जो काम कर दिया है उसमें उसका अपराध कितना है, इसका ठीक ठीक अनुमान वह स्वयं नहीं कर पा रही थी। इतना ललिता जानती थी कि परेश बाबू उससे ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसे स्पष्टतः फटकार कहा जा सके। किंतु परेश बाबू के इस तरह चुप रह जाने का ही उसे सबसे अधिक डर था। ललिता के संकोच को लक्ष्य करके विनय यह निश्चित नहीं कर सका कि ऐसे मौके पर उसका कर्तव्य क्या है। उसके साथ रहने पर ललिता का संकोच और अधिक होगा या नहीं, इसी की पड़ताल के लिए उसने कुछ दुविधा के स्वर में ललिता से कहा, तो मैं अब चलूं? ललिता ने जल्दी से कहा, नहीं, बाबा के पास चलिए। विनय को मन ही मन ललिता का यह व्यग्र अनुरोध बहुत अच्छा लगा। ललिता को घर पहुंचा देते ही उसका कर्तव्य पूरा नहीं हो गया है। इस एक आकस्मिक घटना से उसकी जीवन का ललिता के साथ एक विशेष गठबंधन हो गया है। यही ध्यान करके विनय मानो एक विशेष दृढ़ता के साथ ललिता के पार्श्व में खड़ा हुआ। उसके प्रति ललिता की इस निर्भरता की कल्पना एक स्पर्श सी उसके शरीर में रोमांच का संचार करने लगी। उसे लगा ललिता ने जैसे उसका दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा हो। ललिता के साथ इस संबंध की पुलक से उसका पौरुष जाग उठा। मन ही मन उसने सोचा, ललिता की इस असामाजिक हठधर्मिता के कारण परेश बाबू बिगड़ेंगे, ललिता को डांटेंगे। उस समय विनय यथासामर्थ सारा दायित्व तो अपने ऊपर ले लेगा। सारी भर्त्सना निसंकोच अपने ऊपर लेकर कवच की भांति ललिता की रक्षा करने को तैयार रहेगा। हालांकि ललिता के मन का सही भाव विनय नहीं समझ सका। यह बात न थी कि भर्त्सना की आड़ मानकर ही ललिता उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। असल बात यह थी कि ललिता कुछ भी छिपाकर नहीं रख सकती। उसने जो अकृत किया है वह समूचा ही परेश बाबू आंखों से देख लें और उनका जो फैसला हो ललिता उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करेगी। यही वह सोच रही थी। ललिता मन ही मन सवेरे से ही विनय पर नाराज हो रही थी। उसका क्रोध असंगत है, यह भी वह खूब जानती थी, लेकिन इससे वह कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। वह जब तक स्टीमर पर थी तब तक उसके मन की स्थिति बिल्कुल दूसरी थी। वह बचपन से ही कभी गुस्से में आकर तो कभी हट करके कोई न कोई अजीब हरकत करती आई है। किंतु इस बार का मामला काफी गंभीर था। इस निषिद्ध कार्य में उसके साथ विनय भी मिल गया है। इससे एक ओर जहां उसे संकोच हो रहा था, वहीं दूसरी ओर एक आंतरिक हर्ष भी हो रहा था। यह हर्ष मानो उस निषेध की भावना की चोट से और भी उमड़ उठा था। एक बाहर के व्यक्ति का आज उसने ऐसे आश्रय लिया है, उसके इतना निकट आ गई है। उन दोनों के बीच
घर के लोगों की कोई उपस्थिति नहीं रही है। इसमें घबराहट का भी काफी कारण था, लेकिन विनय की स्वाभाविक भद्रगता ने एक ऐसी संयत मर्यादा पैदा कर दी थी कि इस आशंका भरी अवस्था में भी ललिता विनय के सुकुमार शील का परिचय पाकर बहुत आनंदित हो रही थी। यह वह विनय नहीं था जो उनके घर पर बिना संकोच सबके साथ हंसी मजाक करता रहता था, जिसकी बातों का अंत नहीं था, जो घर के नौकरों तक से निर्बाध आत्मीयता बना लेता था। जहां सतर्कता के नाम पर बड़ी आसानी से वह ललिता के और भी निकट आ सकता था, वहां वह एक दूरी का निर्वाह करता रहा था। यह एहसास उसे ललिता के हृदय के और भी निकट ले आया था। स्टीमर के केबिन में रात को अनेक चिंताओं के कारण अच्छी तरह वह सो न सकी थी। करवटें लेते लेते अंत में जब उसे लगा कि रात अब तक बीत गई होगी, तब धीरे धीरे उसने केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। भोर का ओस, भीगा अंधकार तब तक भी नदी के आकाश और किनारे की वन श्रेणी को ढके हुए था। अभी अभी एक शीतल झोंका नदी के जल में लहरों का कलकल स्वर उठाने लगा था और निचले तल्ले में इंजन रूम के खलासियों के काम शुरू करने की हलचल के लक्षण दिख रहे थे। केबिन से बाहर आकर ललिता ने देखा, पास ही एक बेत की कुर्सी पर गर्म चादर ओढ़े बैठा हुआ विनय सोया हुआ है। देखकर ललिता के हृदय की धड़कन तेज हो गई। सारी रात वहीं बैठकर विनय पहरा देता रहा है, इतना पास फिर भी इतनी दूर। ललिता कांपते पैरों से देख से केबिन की ओर लौट गई। दरवाजे के पास खड़ी होकर उस हेमंती प्रत्यूष के अंधेरे में लिपटे अनजाने नदी दृश्य के बीच अकेले सोए हुए विनय की ओर ताकती रही। सामने की ओर आकाश के तारे विनय की नींद की रखवाली करते हुए से जान पड़े। एक अनिवर्चनीय गंभीर माधुर्य से उसका हृदय मानो लबालब भर गया। एकाएक उसकी आंखों में आंसू क्यों उमड़ आए, यह ललिता स्वयं भी न समझ सकी। जिस ईश्वर की उपासना करना उसने पिता से सीखा है, उसी ने जैसे ललिता को अपने दाहिने हाथ से छू दिया हो। मानो नदी के तरु पल्लों से छाए हुए निद्रित किनारे पर जब रात के अंधकार के साथ नए आलोक का प्रथम रहस्यमय मिलन हो रहा हो, उसी पवित्र मिलन क्षण में नक्षत्रों से भरी सभा में कोई महावीणा दुसह आनंद पीड़ा के दिव्य स्वर में बज उठी हो। नींद में ही अचानक विनय का हाथ कुछ हिला। ललिता जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसके हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। काफी देर तक अपने हृदय की धड़कन को वह वश में न कर सकी। अंधेरा दूर हो गया, स्टीमर चल पड़ा था। ललिता हाथ मुंह धोकर तैयार होकर बाहर आई और रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। विनय भी पहले से ही जहाज की सीटी से जाकर तैयार होकर पूर्वी छोर पर प्रभात की पहली किरण के चमकने की प्रतीक्षा में खड़ा था। ललिता के बाहर आते ही संकुचित होकर वह हट जाने का उपक्रम कर ही रहा था कि ललिता ने पुकारा, विनय बाबू। विनय के पास आते ही ललिता ने कहा, शायद आप रात को अच्छी तरह सो नहीं सके। विनय ने कहा, मजे से सोया। दोनों में फिर कोई बात न हुई। ओस से भीगे हुए कासबन के पीछे से और उन सूर्योदय की सुनहरी छटा फैलने लगी। इन दोनों ने जीवन में ऐसा प्रभात कभी नहीं देखा था। उन्हें आलोक ने ऐसे कभी नहीं छुआ था। आकाश निपट शून्य नहीं है, वह मौन विस्मय भरे आनंद से सृष्टि की ओर अनिमेष देख रहा है। यह उन्होंने अभी पहले पहल जाना। आज मानो दोनों की आंतरिक चेतना ऐसी जाग गई थी कि सारे जगत के अंतर्निहित चैतन्य से उनका अंग अंग छू रहा था। दोनों में से कोई कुछ भी बोल न सका। जब स्टीमर कलकत्ता पहुंचा तो विनय ने घाट पर गाड़ी तय की और ललिता को भीतर बैठाकर खुद कोचवान के पास बैठा। यही दिन के समय कलकत्ता की सड़क पर गाड़ी में जाते जाते ललिता के मन में क्यों उल्टी हवा बहने लगी, यह कौन बता सकता है। इस संकट के समय स्टीमर पर विनय का होना, विनय के साथ ललिता का इस प्रकार जुड़ जाना, विनय का अभिभावक की तरह उसे गाड़ी में बिठाकर घर पहुंचाना, ये सब बातें उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। घटनावश उसके बारे में विनय को एक जिम्मेदारी का अधिकार मिल जाए, यह उसे असहज जान पड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? रात का वह संगीत दिन में कर्म क्षेत्र के समक्ष आने पर ऐसे कठोर स्वर के साथ क्यों रुक गया? दरवाजे पर आकर जब विनय ने संकोच करते हुए पूछा, तो मैं चलूं?
तो ललिता का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने सोचा, विनय बाबू समझ रहे हैं कि उन्हें साथ लेकर पिता के सामने जाती हुई मैं घबरा रही हूं। इस मामले में उसके मन में जरा भी दुविधा नहीं है। इसी बात को बलपूर्वक प्रमाणित करने के लिए और सारी बात पिता के सामने पूर्णतया उपस्थित करने के लिए उसने विनय को अपराधी की तरह दरवाजे से ही विदा लेकर लौट जाने नहीं दिया। वह विनय के साथ अपने संबंध को पहले जैसा साफ कर देना चाहती है। बीच में कोई संकोच या कुंठा शेष रहने देकर अपने को वह विनय के सामने छोटा नहीं करना चाहती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 30 का वाचन। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।